हेलो बच्चों, मैं स्मिता विजयवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यानी कि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बात कर रहे थे। हमने ये पढ़ा था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं। ठीक है। फिर हमने बात की थी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये जो चैप्टर है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज हो रहे हैं, जैसे सेंट्रल मेटल एटम या लीगेंड, ये क्या होते हैं, इनके बारे में हमने डिस्कशन किया। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये कैसे बनते हैं, यानी कि इनके बीच में क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। इसके अलावा हमने लीगेंड्स के बारे में बात की कि हमारे पास अलग अलग तरह के लीगेंड्स होते हैं। On the basis of charge there are neutral ligands, positively charged ligands, negatively charged ligands, and on the basis of denticity there are different kind of ligands like polydentate ligand, monodentate ligand, bidentate ligand। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया था। फिर हमने कुछ और ligands के बारे में बात की, जैसे कि chelating ligand, ambidentate ligands, ये क्या होते हैं, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड, ये लिगेंड्स हैं, ये क्या होते हैं, इनके बारे में हमने डिस्कशन किया था। क्लियर है। फिर हमने बात की बच्चों की जो सेंट्रल मेटल एटम है, हम सेंट्रल मेटल एटम को, ये तो समझ में आ रहा है कि सेंट्रल है, मेटल है और एटम है, यानी कि कोई मेटल एटम है जो सेंटर पे है। ठीक है, उसके बाहर से क्या होंगे, लीगेंड्स उसको सराउंड कर रहे होंगे और उससे जुड़े हुए होंगे थ्रू अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लेकिन ये जो सेंट्रल मेटल एटम है, क्या हम किसी भी मेटल को बना लेंगे सेंट्रल मेटल एटम? नहीं ना। सेंट्रल मेटल एटम केवल डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, केवल उन्हीं में से किसी को हम बना रहे हैं। इतना हमने पढ़ा। नेक्स्ट हमने बात की कि जो कंपाउंड है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इनका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाए, इनका नाम हम कैसे रखेंगे, है ना, नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, कैसे इनका नाम रखा जाएगा, जिसके लिए हमने अलग अलग रूल्स के बारे में पढ़ा और फिर हमने नोमेनक्लेचर भी किया। ठीक, तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया था चैप्टर। फिर हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे वर्नर्स थ्योरी की। वर्नर्स थ्योरी को हमने कंप्लीट कर लिया था, लेकिन एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। अल्फ्रेड वर्नर जिन्होंने दी थी वर्नर थ्योरी, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। वर्नर थ्योरी इन्हीं के नाम पे रखी गई है। अब इनके कुछ पोस्टुलेट थे। पोस्टुलेट ये थे कि यह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एग्जिबिट करता है दो तरह की वैलेंसी को, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो जिन्हें डॉटेड लाइन से शो किया गया है वो होती है हमारी प्राइमरी वैलेंसीज, और जिन्हें सॉलिड लाइन से शो किया गया है वो है हमारी सेकेंडरी वैलेंसीज। अगर हम प्राइमरी वैलेंसी की बात करें तो ये रेस्पॉन्सिबल होती है ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। अच्छा, यहाँ पर देख लेते हैं, इसका एक शॉर्ट हमने बनाया था। ठीक है, कि प्राइमरी वैलेंसीज क्या होती है, रेस्पॉन्सिबल होती है ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, जबकि जो सेकेंडरी वैलेंसीज है वो रेस्पॉन्सिबल होती है कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए। प्राइमरी वैलेंसीज आयनाइजेबल है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी आयनाइजेबल नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये सेट, जो प्राइमरी वैलेंसी ये सेटिस्फाई हो जाती है नेगेटिवली चार्ज लिगेंड से, जबकि जो सेकेंडरी वैलेंसीज है ये सेटिस्फाई हो जाती है किसी से भी, कोई चार्ज लिगेंड हो या कोई न्यूट्रल लिगेंड हो। इन्हें रिप्रेजेंट, प्राइमरी वैलेंसीज को रिप्रेजेंट किया जाता है डॉटेड लाइन से और सेकेंडरी वैलेंसीज को रिप्रेजेंट किया जाता है सॉलिड लाइन से। प्राइमरी वैलेंसीज नॉन डायरेक्शनल होती है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसीज डायरेक्शनल होती है। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों के बीच का। फिर एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि प्राइमरी वैलेंसीज स्ट्रक्चर में कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं देती, ये रेस्पॉन्सिबल ही नहीं होती कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, जबकि जो सेकेंडरी वैलेंसीज है दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। तो इस तरीके से हमने से कुछ पोस्टुलेट्स पढ़ लिए थे। फिर हमने बात की थी कि इस थ्योरी के काफी ड्रॉबैक्स भी हैं। अभी ड्रॉबैक्स क्या हैं? ड्रॉबैक्स ये थे कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि क्यों केवल कुछ ही एलिमेंट ऐसे हैं, जो कुछ ही ऐसे मतलब एलिमेंट हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रहे हैं, सारे क्यों नहीं बना रहे, पहली चीज। दूसरा कि ये जो कंपाउंड है इनका कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, और तीसरी चीज डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। चलिए, तो यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया था, ड्रॉबैक्स भी देख लिए थे वर्नर थ्योरी के। फिर हमने स्टार्ट कर लिया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है, इसको फिर से थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसके सैलेंट फीचर्स देख लेते हैं, फिर इस थ्योरी को आगे हमें डिटेल में पढ़ना ही है। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ से हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जानेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखेंगे,
ठीक है, क्लियर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, सैटिस्फैक्टरली एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये जो वीबीटी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, ये सैटिस्फैक्टरली एक्सप्लेन करती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चर को और उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को। कैसे, वो हम आगे देखेंगे जब हम अलग अलग कंपाउंड देखेंगे, उनके हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए। कोऑर्डिनेशन नंबर तो खैर इजी है, हमने पहले भी सीख लिया है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर, तीनों कैसे फाइंड करने ये हमने सीख लिया है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस भी हमने करे थे कि कैसे कैसे फाइंड करना है उससे रिलेटेड। चलिए तो यहाँ पर जो है ये बताते हैं हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर के बारे में। आगे हम कंपाउंड देखेंगे जिनका स्ट्रक्चर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, सारी चीजें हम देख रहे होंगे। क्लियर। कुछ सैलेंट फीचर्स दिए हैं कि जो सेंट्रल मेटल एटम है या आयन है हैज अ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल फॉर अकोमोडेटिंग द इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द ligand. The number of vacant orbital is equals to the coordination number of the metal ion for a particular complex. ठीक है, तो इसके पास कितने वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 6 है, तो उस हिसाब से इसके पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, जो यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट था कि द वेकेंट ऑर्बिटल गोज हाइब्रिडाइजेशन टू फॉर्म सेम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो ये जो वेकेंट ऑर्बिटल है इनका हाइब्रिडाइजेशन होता है और ये नंबर ऑफ जितने, मतलब सेम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ये बनाते हैं, मतलब जितने का हाइब्रिडाइजेशन होगा उतने ही सेम नंबर ऑफ हाइब्रिड, और जैसे 4 का होगा तो 4 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल ये बनाएंगे। क्लियर है। चलिए, ईच लीगेंड हैज एटलीस्ट वन ऑर्बिटल कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ एलिमेंट। तो हर लीगेंड के पास एटलीस्ट एक ऑर्बिटल होगा जिसमें लोन पेयर होगा। ठीक है, अगला है वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल फिल्ड विद लीगेंड टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और ये जो वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल है इन्हें लीगेंड से फिल कर दिया जाएगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया जाएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर इफ द ओवरलैपिंग बिटवीन द ऑर्बिटल्स इज ग्रेटर। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्गर होगा जितनी ओवरलैपिंग ज्यादा होगी। ओवरलैपिंग ज्यादा तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग, कम ओवरलैपिंग तो इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होगा। ये कुछ साइलेंट फीचर्स थे वीबीटी। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट भी हमें डिस्कस करना है, तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द वेकेंट ऑर्बिटल्स of the metal atom or ion undergo suitable hybridization to yield a set of equivalent hybrid orbitals of definite geometry। तो क्या करते हैं, ये equivalent hybrid orbitals बनाते हैं ऑफ डेफिनेट ज्योमेट्री के। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो S और 3 3 यानी कि 3 P है। ठीक है, और तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 है ना, S और P 3 है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर बन जाएगी। कैसे कैसे बनेगी, खैर हम ये डिटेल में देखने वाले हैं, आगे क्वेश्चन भी करने वाले हैं। ये एक और पॉइंट था जो आपको नोट कर लेना है। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अगर हमारे पास, देखो हमें कोऑर्डिनेशन नंबर पता है और हाइब्रिडाइजेशन पता है, दो चीजें अगर हमें पता है तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, इनकी जो ज्योमेट्री है या स्ट्रक्चर है वो देख सकते हैं। इजीली हमें पता चल जाएगा कि ज्योमेट्री क्या है और स्ट्रक्चर क्या है। कैसे, चलो अगर देखो कोऑर्डिनेशन नंबर, अच्छा इसको यहाँ टेबल में बना करके देख लेते है ना, ज्यादा इजीली हमें समझ में आएगा। हमारे पास यहाँ पर है कोऑर्डिनेशन नंबर, क्लियर, कोऑर्डिनेशन नंबर। देन हमारे पास है यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। देन हमारे पास है यहाँ पर ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर हाँ मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, ज्योमेट्री।
तो ये हमने एक टेबल बना ली है। यहाँ पर हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी और ज्योमेट्री क्या होगी। ठीक है, थोड़ा क्लास 11 में वीवीटी हमने पढ़ी थी थोड़ा बहुत, तो वो आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखनी है। अगर देखो कोऑर्डिनेशन नंबर है 2 से स्टार्ट होगा। चलो, तो कोऑर्डिनेशन नंबर है 2 हो सकता है। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन होगी एसपी। ठीक है, 2 है, हाइब्रिडाइजेशन एसपी होगी, तो कैसी बनेगी हाइब्रिडाइजेशन? लीनियर। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन बनेगी sp2। sp2 कैसी होती है हमारी? ट्रायगोनल प्लेनर। ठीक है, कैसी है sp2? ट्रायगोनल प्लेनर ऐसी होगी। ठीक है, नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो दो हाइब्रिडाइजेशन हमें देखने को मिलती है, एक तो है sp3 और एक है dsp2। एक sp3 और एक dsp2। sp3 तो हमें पता है इजी टेट्राहेड्रल, और dsp2 क्या है? स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर। क्लियर? तो ये किस में है, हम मान लेते हैं तो। ठीक, स्टेरिक नंबर अगर 5 है, पर स्टेरिक नंबर नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d या dsp3। क्लियर? तो यहाँ पर जो बनेगी वो बनेगी ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। क्या बनेगी? ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, यहाँ पर ये बनेगी हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और दूसरी ये बनेगी स्क्वायर पिरामिडल। कोऑर्डिनेट अगर स्टेरिक नंबर 6 है, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो क्या बनेगी हमारे पास? sp3d2 या d2sp3। तो यहाँ पर सेम ही हाइब्रिडाइजेशन बनेगी दोनों में, सॉरी दोनों में सेम ज्योमेट्री बनेगी, ऑक्टाहेड्रल। क्या बनेगी? ऑक्टाहेड्रल। क्लियर? अब आपको ये ध्यान रखना है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं पर कोई भी कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा, ठीक है, जो कि आएगा ही, तो जो भी कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा उसमें आपको किस तरीके से जो है हाइब्रिडाइजेशन लिखनी है। क्लियर है? अगर कोऑर्डिनेशन नंबर दिया है या हाइब्रिडाइजेशन दी है तो आप इजीली ज्योमेट्री देख लोगे, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर दिया है तो आप हाइब्रिडाइजेशन देख लोगे। लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आपको ये देखने में हो सकता है कि अगर स्टेरिक नंबर, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिया गया है, इसमें तो दो दो हाइब्रिडाइजेशन है, तो अब आप बोलोगे कि कौन सी वाली हमें, अगर मान लो हमें पता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ठीक है, ये आपको पता है, तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे कौन सी हाइब्रिडाइजेशन, sp3 या dsp2, है ना? सॉरी, ठीक है, हाँ, तो sp3 या dsp, तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो कैसे करना है, तो कैसे हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से हाइब्रिडाइजेशन सही है? जब हम वहां पर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहे होंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमने इनर वाला डी यूज किया है या आउटर वाला डी यूज किया है। क्लियर है इतना? तो यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
क्लियर। चलिए, तो ये तो हो गई ज्योमेट्री, और ये इसको आपको एक बार देख लेना है। और साथ में यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी सेम है, 2 यानी कि sp, देन sp2, sp3, dsp2 या sp2d, ठीक है, dsp3 या sp3d, इस तरीके से। और एक और है यहाँ पर sp3d2, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। तो अगर आप देखो यहाँ पे मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री लीनियर, sp2 में ट्राइगोनल प्लेनर, और sp3 में टेट्राहेड्रल, dsp2 में स्क्वायर प्लेनर। देखो दोनों में क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ठीक है, ध्यान रखना है ये, एक में टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। और dsp3 में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब आपको कुछ एग्जाम्पल भी पता होने चाहिए, है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे जैसे ये वाला एग्जाम्पल बहुत देखा जाता है, ये वाला भी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिनके एग्जाम्पल आपको कई जगह पर देखने को मिलेंगे। क्लियर है। तो आप देख सकते हैं इन सब का क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, इसका भी 4 है, इसका भी 4 है। इनका अगर आप देखो तो इनके भी कोऑर्डिनेशन नंबर सबके 4 हैं। लेकिन अगर आप हाइब्रिडाइजेशन देखो तो इन सबकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3, और इन सभी की हाइब्रिडाइजेशन है dsp2। क्लियर। ये वाला क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर जो है कुछ कुछ हम कह सकते हैं कि एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, वो हम खैर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे तो हमें पता चल जाएगा कौन कौन से एक्सेप्शनल केसेस हैं, किस तरीके से हैं। बाकी ये अगर आप देखें तो यहाँ पर देखो 5 कोऑर्डिनेशन नंबर है। कोऑर्डिनेशन नंबर तो काउंट करने की जरूरत नहीं है, आप पहचान पा रहे होंगे कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है सिंपली नंबर ऑफ लीगेंड, जितने लीगेंड वही क्या होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर कितने, ये NH3 कितने हैं, 2 हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 2। यहाँ पर CN कितने हैं, 2 हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 2। ठीक है, यहाँ पर NH3 कितना दिख रहा है, 4 दिख रहे हैं, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 4। यहाँ पर भी देखो Cl कितने हैं, 4 हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। बाकी तो मेटल है ना सारे, इनका सेंट्रल मेटल एटम है, और ये लीगेंड ही तो है बाकी के। जैसे यहाँ पर देखो आप Cl, तो Cl कितने 5, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 5। तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो आपको देखना आ जाता है कि जितने नंबर ऑफ क्या होंगे, लीगेंड होंगे, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। ठीक है, चलो, लेकिन कौन से लीगेंड की बात हो रही है। एक बाहर से भी तो रहता है ना, इसके स्पेयर के, ये जो कैटायनिक या एनायनिक स्पेयर, जो भी स्पेयर है उसके बाहर से जो रहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, ये हमने पहले पढ़ा प्राइमरी। इसीलिए हमने पहले वर्नर्स थ्योरी में प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में बात की थी कि कौन कोऑर्डिनेट जो स्ट्रक्चर है उसमें कंट्रीब्यूशन करता है और कौन स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूट नहीं करता। तो जो प्राइमरी वैलेंसीज है वो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देती है स्ट्रक्चर में, जबकि जो सेकेंडरी वैलेंसीज है वो कंट्रीब्यूशन देती है। ठीक है, चलो, तो आप ये नोट कर लो, एग्जाम्पल नोट कर लेना, और साथ में आप इस तरह से टेबल आप बना सकते हैं ना, टेबल बना करके इसके आगे भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। क्लियर है। चलिए, तो एक बार आप इसे देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो यहां तक आप ये तो आपने नोट कर लिया होगा, अब आगे बढ़ते हैं। If n-1d orbitals are used for hybridization, complexes is called inner complexes and called outer complexes. सॉरी, हाँ, अगर n-1d यूज हो रहा है तो कहा जाएगा इनर कॉम्प्लेक्सेस, और अगर nd यूज हो रहा है तो कहा जाएगा आउटर कॉम्प्लेक्सेस। तो जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे यानी कि स्ट्रक्चर्स देखेंगे, इस तरह के स्ट्रक्चर्स आपके एग्जाम में भी आते हैं ना, एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए उनका कोऑर्डिनेशन नंबर, सारी चीजें आती हैं। तो वहां पर आप देखोगे कि आपको ये भी बताना होगा कि ये इनर कॉम्प्लेक्स है या आउटर कॉम्प्लेक्स। तो ये आप बता सकते हो अगर यहाँ पर इनर डी यानी कि n-1d ऑर्बिटल यूज हुआ है तो इनर कॉम्प्लेक्स, अगर nd यूज हुआ है तो आउटर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अगर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है तो लो स्पिन और स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स हम कहेंगे, और अगर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है तो हम हाई स्पिन या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स कहेंगे। तो आपको याद रखना है स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स या हाई स्पिन, ठीक है, आउटर डी ऑर्बिटल में, और इनर डी ऑर्बिटल में लो स्पिन या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। अब ये स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स है, इसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट तो ये हो गया। नेक्स्ट, व्हेन स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड लाइक NH3CN आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस आर,
involved in the formation of complexes, they cause pairing. Electron present in metal ion, this process is called as spin pairing. अब हम spin pairing के बारे में बात करें तो सिंपल सी बात है, अगर कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है जैसे कि NH3 है, CN है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होते हैं। अगर कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड प्रेजेंट है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी। ठीक है, जो मेटल आयन में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनकी पेयरिंग होगी और इसी प्रोसेस को कहा जाता है स्पिन पेयरिंग। पेयरिंग कैसे होगी ये हम आगे देखेंगे कि पेयरिंग जो है इससे हाइब्रिडाइजेशन पर बहुत ज्यादा असर पड़ जाता है। ठीक है, कैसे पड़ता है वो हम अभी देखेंगे। तो अगर स्पिन पेयरिंग का मतलब है कि जो हमारा SFL है यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है वो क्या करता है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। लेकिन इसी के अपोजिट अगर वीक फील्ड लीगेंड है हमारे पास, ये तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, लेकिन अगर हम किसी वीक फील्ड लीगेंड को लेते हैं, है ना, कॉम्प्लेक्सेस में तो कोई भी लीगेंड हो सकता है, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड भी हो सकता है, वो वीक फील्ड भी हो सकता है। ऐसा थोड़ी ना कि हमें हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड वाले क्वेश्चंस को ही डील करना है, नहीं ना, वीक फील्ड वाले जो लीगेंड्स हैं उनके बारे में भी बात करनी है। तो जो वीक फील्ड लीगेंड है वो पेयरिंग कॉज नहीं करते, वहां पर पेयरिंग नहीं होती। क्लियर है, तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है वहां पर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है और जो वीक फील्ड लीगेंड है वहां पर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती। अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड कौन से हैं और वीक फील्ड लीगेंड कौन से, इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको ये दो लीगेंड ध्यान रखने हैं जो ज्यादातर हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यूज होते हैं, ज्यादातर हमें कॉम्प्लेक्सेस में देखने को मिलते हैं। वो आपको याद रखना है, NH3 और CN दोनों ही क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है। क्लियर है, चलिए नोट कीजिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं ना, क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या है, Ni 442 तो ये क्वेश्चन है। अब इसमें हमें ज्योमेट्री फाइंड करनी है, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है, ज्योमेट्री फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, चलिए तो देखते हैं कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन से पहले तो हम किसी बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो देखो सबसे पहले हमें जानना है यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लेंगे, x + 1 इंटू -4 इज इक्वल्स टू माइनस x, कितना आ गया, x इज इक्वल्स टू -4 उधर चला गया, +4 +2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +2। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3d8 4s2, यही होती है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल। निकल है 28 नंबर पर, फिर उसके बाद कॉपर आता है 29, देन जिंक 30। क्लियर है, तो 28 नंबर पर तो ये हो गई 3d8 4s2। लेकिन Ni क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, निकल क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये दो तो चला गया, तो केवल 3d8 इसके पास रह जाएगा। ये तो हो गई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3d, ये हमारे पास 3d, नेक्स्ट आ गया हमारे पास 4s, नेक्स्ट आ गया हमारे पास 4p, है ना। ऐसे आपको नहीं सोचना है कि ये बड़ा बन गया, ये छोटा बन गया, बराबर ही बना लेते हैं, ठीक। चल अब हम इलेक्ट्रॉन अगर फिल करें इसके अकॉर्डिंग, तो 8 इलेक्ट्रॉन है ना डी में, 1 2 3, है ना। इलेक्ट्रॉन कैसे फिल किए जाते हैं, पहले सबको भरेंगे एक एक करके, इस तरीके से, हुंस रूल पता है हमें, ये 3 4 5 6 7, ठीक है, 8, क्या कितने हो गए टोटल, 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हमने कर दी। अब जैसे कि हमें पता है कि ये जो CN है, CN क्या है, एक CN एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, तो यहां पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी, ठीक है।
तो कैसे होगी इलेक्ट्रॉन की पेयर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके चला जाएगा 3D में, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी तो ये कुछ हो जाएगा ऐसा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है 3D, ये है 4s और ये है 4। अब अगर हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन की, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, देखो एक और चीज यहाँ पर, ये तो है Cn। नेक्स्ट बात करें अगर हम यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4। तो कितने वेकेंट ऑर्बिटल्स ये बनाएगा, है ना, 4 ही तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स ये बनाएगा। तो कौन से 4 ले लेगा, ये वाले 4, 1 2 3 और 4। ठीक है, फिर इन चारों की होगी इंटरमिक्सिंग। क्या होगी, इंटरमिक्सिंग। चलिए इंटरमिक्सिंग होगी, जब इंटरमिक्सिंग होगी तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा DsP2। DsP2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ये बनाएगा, और ये DsP2 कौन से हैं, ये वाले हैं DsP2। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, 4 था, है ना, 4 था, इसीलिए इसने क्या बनाया, ये DsP2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाए, कौन से, ये वाले। अब इनके साथ क्या करेंगे हम, सॉरी sp2 4। ठीक है, ये इसने DsP2 एक जैसे हैं ये। ठीक है, तो ये बनाए DsP2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स। फिर यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेट, ये जो Cn है, इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं इस तरीके। क्लियर है। अब हमें यहाँ पर क्या पता चला कि जो हाइब्रिडाइजेशन है, जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, वो है DsP2। तो क्या आप इसकी ज्योमेट्री गेस कर सकते हैं, क्या आप इसकी ज्योमेट्री गेस कर सकते हैं, तो ये आपको खुद से करना है कि इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, क्योंकि अभी हमने एक बहुत बड़ी टेबल पढ़ी, उसमें हमने पूरा डिस्कस किया कि कैसे ज्योमेट्री निकालेंगे। क्या अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन पता है, कोऑर्डिनेशन नंबर पता है, तो हम इजीली ज्योमेट्री पता लगा सकते हैं। आपको बताना है कि इसका मैग्नेटिक नेचर क्या है। मैग्नेटिक नेचर बहुत इजीली हमें पता चल जाता है, अगर हमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, यानी कि वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। अगर हमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, डायमैग्नेटिक। क्लियर है। तो चलिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको खुद से करके आने हैं, ये है आपका होमवर्क। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।